नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बुक बिहेवियर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरी जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड जो इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। रिसेंटली मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन और वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बुक को पढ़ा है। आज मैं इसी बुक से आपको की लेसन बताऊंगा जो मैंने सीखा है। इस बुक से आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस किताब के जो ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेन ने इस बुक में रोनाल्ड जेम्स रीड और रिचर्ड फुस्कोन जैसे दो व्यक्तियों के बारे में बताया है कि कैसे दोनों का पैसों को लेकर अलग अलग बिहेवियर की वजह से एक गरीब से अमीर बन गए और दूसरे व्यक्ति अमीर से गरीब बन गए। दोस्तों, आज की बुक समरी में आप जानेंगे कि पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है, अमीर कैसे बना जाता है और पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पैसे को अपने पास कैसे रखा जाए, अमीर कैसे रहा जाए, ताकि आप इस बुक को अच्छे से समझ सके। इसलिए मैंने इस बुक को कुछ इस तरह से चैप्टर वाइज डिफाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हाउसेल बताते हैं कि जब कॉलेज के दिनों में लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल में वो काम करते थे, एक लड़का वहाँ अक्सर आया करता था। वह सफल था और उसने लगभग 20 साल की उम्र में वाईफाई का एक प्रोडक्ट बनाकर उसे पेटेंट करा लिया था। उसने बहुत सी कंपनी को शुरू करके बेच दिया था और वह अब बहुत अमीर था। वह हमेशा अपने साथ $100 की कई इंच मोटी गड्डी लेकर घूमता था और सभी को दिखाता रहता, चाहे कोई देखना चाहे या नहीं। एक बार उसने होटल के एक आदमी को बुलाया और उसे कई $1000 की गड्डी देकर बोला, जाओ गली में सुनार की दुकान से $1000 के सिक्के ले आओ। फिर वो उन सिक्कों को लेकर अपने दोस्तों के साथ समुंदर के किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर सोने के सिक्कों को बारी बारी से पानी में फेंकने लगे और फिर बहस करते किसका सिक्का दूर गया और फिर जोर से हंसते। एक बार उसने होटल का एक लैंप तोड़ दिया तो मैनेजर ने उसे कहा कि आपको इसकी भरपाई करनी होगी, ये $500 का है। तो उसने एक मोटी गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए बोला, ये रहे $5000, अब लो और फिर मुझे दिखाई मत देना। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जो वो पैसे के साथ करता था वो बचकानी हरकत और मूर्खता की निशानी है और वह कुछ साल के बाद पूरी तरह से कंगाल भी हो गया। हाउसेल बताते हैं कि साल 2014 में मरने वाले एक अमेरिकन व्यक्ति जिनका नाम रोनाल्ड जेम्स रीड था, वो अचानक न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक साधारण आदमी थे, लेकिन मरने के बाद उनके बैंक में $8 मिलियन थे। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो लगभग 49,86,40,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में उस फिलहाल क्रेडिट थे जब उनकी डेथ हुई। तो रोनाल्ड रीड ने 25 सालों तक गैस स्टेशन पर कार की मरम्मत का काम किया और 17 सालों तक सी पेन में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 साल की उम्र में उन्होंने $12,000 में 1-2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं पर बिताया। अब 50 साल की उम्र में उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने फिर दोबारा शादी नहीं की। साल 2014 में अमेरिका में 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी। इनमें से केवल 4,000 लोगों के पास $8 मिलियन थे। रोनाल्ड रीड में उनमें से एक थे। जब रोनाल्ड का नाम न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ था तो वहीं उनके साथ में एक और शख्स का नाम अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर टॉप पर था, जिसका नाम था रिचर्ड। वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। रिचर्ड एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, उनके पास MBA की डिग्री थी और वे अपने फाइनेंशियल करियर में बहुत सफल थे। इतने सफल कि उन्होंने 40 की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया था और साल 2000 की शुरुआत में उसने 18,000 वर्ग में घर भी खरीद लिया। दोस्तों, इस घर का मेंटेनेंस हर महीने $90,000 था। एक मैगजीन ने उसे अंडर 40 की रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी शामिल किया था, लेकिन 2014 में उसने एक जज को बताया कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। उसके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। उसका जो आलीशान घर था जहां नीलामी नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। मॉर्गन कहते हैं कि हर किसी के जीवन जीने का अपना तरीका होता है। पैसे के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपका अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना उसका 0.0000001% है, लेकिन
आपकी सोच के अनुसार दुनिया कैसे काम करती है वो उसका 80% है। 2006 में सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के 50 साल के काम का रिकॉर्ड निकाला, जिसमें लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस बारे में उन्होंने बताया है। अमेरिका में लोग सालाना $400 केवल लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं। अब खुद को बिना उनकी जगह रखे ये जान पाना मुश्किल है। अब पॉइंट नंबर 3, लक एंड रिस्क। कुछ भी इतना अच्छा और बुरा नहीं होता है जितना कि वह हमें दिखाई देता है। मॉर्गन कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और जब कुछ बुरा चल रहा हो तो हमें ज़्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए। लक और रिस्क दोनों भाई हैं। कोशिशों से नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स बताते हैं, अगर उनका लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। 1968 में यूएन के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएस में थे, और इनमें से भी लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। 1 लाख से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे, और इनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके 300 पर ख़त्म 1 मिलियन हाई स्कूल आयु के विद्यार्थी में से सिर्फ एक ने ऐसी स्कूल में पढ़ाई की जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। लेक साइड में बिल के साथ 2 और बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट थे जो अच्छे दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और किंट इवांस। किंट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय थी, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही डेथ हो गई। इसे एक बैड लक के तौर पर देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, नेवर इनफ। सेटल आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई पार्टी में कर्ट वोगेट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर से कहा कि उनके दोस्त जो एक हेज फंड के मालिक हैं, उसने एक दिन में उतने पैसे कमाए जितने हेलर ने अपने जीवन में भी नहीं कमाए हैं। हेलर ने कहा, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा, इनफ। दोस्तों, आज के टाइम में किसी के पास इनफ नहीं है, यानी कि पर्याप्त। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा अर्न करना चाहता है, फिर चाहे वो पैसा हो, कामयाबी हो, नाम हो, कुछ भी हो। इसकी वजह से लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। आइए एक स्टोरी से समझते हैं। प्रजित गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और यंग एज में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे सफल लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस से शुरू करते हैं। गुप्ता जो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए, उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो सफलता हासिल की वो आसान नहीं है। लगभग 45 की उम्र में गुप्ता मैकेंसी के सीईओ बन गए, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सीईओ बने, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों की मदद करने में बिल गेट्स के साथ काम भी किया। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर गुप्ता अभी तक के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बन चुके थे। कामयाबी के साथ उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया। 2008 की न्यूज़ के अनुसार गुप्ता की शुभ संपत्ति 5,000 मिलियन थी। इतना सारा पैसा ज़्यादातर लोगों के पास सोच से परे हैं। अगर उनका पैसा बैंक में भी पड़ा रहे तब भी वो एक दिन का लगभग 1,34,510 रुपये कमाते हैं बिना कुछ करें। वे जीवन में जो चाहे वे कर सकते थे। 2008 में जब गोल्डमैन सामान्स की वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 मिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। ये एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफेट के समर्थन से नीचे ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रखा। राज रतन नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। उसने 1,75,000 शेयर खरीद लिए, जिसे उन्होंने एक दिन में $1 मिलियन कमा लिए। हालांकि ये एक जुर्म है। उनके पास पहले से ही बहुत पैसा था, जिसे वो अपनी ज़िंदगी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के अच्छे से जी सकते थे, लेकिन उनके पास इनफ नहीं था। तो उनके पास जो कुछ भी था वो भी उन्होंने खो दिया।
पॉइंट नंबर 5, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सूरज। वह पोर्स कार चलाता है। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कि वो क्या करता है। वह अक्सर पोर्स कार में घूमता है, लेकिन वह एक दिन पुरानी होंडा में आया, फिर अगले दिन भी और फिर अगले दिन भी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पोर्स कहाँ गई, तो उसने बताया बैंक की किस्त न देने पर बैंक के लोग उसे ले गए। $1000 की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वह यह है कि अब उसके पास कार खरीदने के पहले से $1,00,000 कम है, या फिर $1,00,000 का अतिरिक्त उसके पास ऋण है, यानी कि उसने लोन लिया हुआ है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए कोई अमीर है या नहीं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कि कारें, महंगे महंगे घर, अच्छे अच्छे कपड़े और इंस्टाग्राम पे तस्वीरें। लेकिन सच यह है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियाँ जो अभी तक पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और फर्स्ट क्लास की सुविधा जिनको आपने ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वह वितरित संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप संभव यानी कि छू भी नहीं सकते। यूएस के बहुत बड़े इन्वेस्टर बिल मैथर, जिन्होंने लिखा था अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है कि बढ़िया चीज़ों पर आप बहुत सा पैसा खर्च किए जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वह पैसा जो आपके पास नहीं है। बस यह इतना ही सरल है। यह बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज़्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च में किया जाए। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।